अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक टिकटॉक की जो है सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। 2-3 वीडियोज़ होंगी इसकी, और ये पहला इसका सेशन है। और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर एलिजिबल हैं और अकाउंट क्रिएशन हम किन किन मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास यूएस वर्सेस यूके प्लस अदर कंट्रीज़ के अकाउंट। तो यूएस और यूके जो मोस्टली चलते हैं, इन दोनों पे ही हम बात करेंगे। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अब यूएस, सबसे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि एलिजिबल कौन सी कंट्रीज़ हैं। इसमें हमें मिल जाती है यूएस, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया और यूके। ये 3-4 कंट्रीज़, 4-5-6 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 6 कंट्री के अंदर बीटा प्रोग्राम अवेल है। ठीक है, हम इसके अकाउंट बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे यूएस और यूके अकाउंट पर। तो इनमें डिफरेंस क्या है? यूएस में यह है कि हमें अगर बात करें मोनेटाइजेशन टूल की, बीटा प्रोग्राम तो हमें चाहिए होता है सभी अकाउंट में, और ये सभी अकाउंट सभी कंट्री के अकाउंट में ये मिल जाता है। तो यूएस में थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी कि शार्प सेलर वगैरह इस तरह के जो भी ये हो रहे हैं वो इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यूके में अभी फ़िलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन बीटा प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। और एक और सेकंड जो इसका डिफरेंस ये है कि यूएस में अगर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे, तब हमें इसकी टैक्स वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, यानी कि एसएसएन वगैरह, लीगल एसएसएन वगैरह हो तो उसके थ्रू टैक्स वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद पेमेंट मेथड में हमें ओनली पेपाल का ऑप्शन मिलेगा। और यूके में ये है कि टैक्स वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, आप स्किप भी कर सकते हो। और इसमें हमें पेमेंट मेथड, 2 पेमेंट मेथड मिल जाते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक तो पेपाल होगा और सेकंड होगा हमारा बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र में होगा कि यूके की जो करेंसी होगी, तो वो अगर कोई भी बैंक पेन्योर भी प्रोवाइड करता है, उसके बाद वाइस भी करता है, उसके बाद अगर कोई और बैंक है जो इस तरह की यूके की जो करेंसी है वो प्रोवाइड करता है, तो वो डिटेल डाल के हम उसमें पेमेंट ले सकते हैं। तो मिनिमम लिमिट इसमें नो लिमिट लिखी हुई है, मैक्सिमम इसमें बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, वो आप लोग देख लेना। तो अगली चीज़ पे अगर हम बात करें इसके बाद जो हमारी अकाउंट क्रिएशन वाली है, अकाउंट क्रिएशन में ये है कि मल्टीपल ऑप्शन हैं हमारे पास, हम क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें यह है कि वीपीएन के थ्रू भी कर सकते हैं, विदाउट वीपीएन भी एक ऑप्शन है इसमें। तो 1-2 ऑप्शन हैं। तो मोबाइल के थ्रू सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अकाउंट जो होता है टिकटॉक का, वो वर्क किस तरह करता है, यानी कि टिकटॉक ऐप वर्क किस तरह करती है। वो आपके सिम पे डिपेंड होती है, उसको डिटेक्ट करती है। उसके बाद आईपी, 2 चीज़ों पे वो डिपेंड होती है। अगर आप सिम डाली हुई है तो वो सिम पे डिपेंड होकर आपको उसी कंट्री का कंटेंट दिखाएगी जो आपने सिम डाली होगी, और उसी कंट्री के अकाउंट ही क्रिएट होंगे। तो अगर सिम निकाल दें तो आपका टिकटॉक आईपी पे डिपेंड हो जाएगा। तो आईपी के लिए आप पाकिस्तानी आईपी दे दें या फिर वीपीएन लगाएं। वीपीएन जो भी लगाएंगे उसी का कंटेंट आपको दिखाएगा, उसी रीजन का, और उसी पे जो है जो भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे उसी कंट्री का अकाउंट क्रिएट होगा। तो ये है कि नॉन पीटीएम मोबाइल जो है उसमें भी कर सकते हैं, या अपने मोबाइल से आप लोग सिम निकाल के उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हो मोबाइल के थ्रू। तो इम्यूलेटर का यही सीन है। इम्यूलेटर के अंदर बस ये है कि सिम तो वैसे भी नहीं होती, वीपीएन लगाना होता है। वीपीएन आपने इम्यूलेटर के अंदर लगा दें या पीसी में डाल दें, एक ही बात है। ब्राउज़र में ये होता है कि ब्राउज़र में डिटेक्ट तो करता नहीं है सिम वगैरह, वो सिर्फ आईपी पे डिपेंड होता है डायरेक्ट। तो ब्राउज़र पे भी आप बना सकते हो। उसका मोड एपीके है। मोड एपीके के अंदर रीजन उन्होंने सेट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि वो टिकटॉक रीजन सिम और आईपी डिटेक्ट करता है। तो इसके अंदर उन्होंने मॉडिफिकेशन करके सिम उन्होंने डाली हुई है यूएसए की। और बाज़ जो मोड होती हैं उनके अंदर उसके साथ जो हमें प्लगइन देखने को मिलता है, वो जिस कंट्री का भी लगाएं, यूके का सेट करें या यूएसए का सेट करें, तो वो उसी कंट्री का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा विदाउट वीपीएन, या उसका सिम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मोड में ये है कि ना वीपीएन लगाने की ज़रूरत होती है, ना ही सिम निकालने की। तो इसको एज आ पाकिस्तानी जो प्ले स्टोर टिकटॉक होती है उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद हम लोग उसको मोबाइल में भी कर सकते हैं, एमुलेटर में भी कर सकते हैं, ब्राउज़र में भी कर सकते हैं, मोड एपीके में भी कर सकते हैं, विदाउट वीपीएन भी कर सकते हैं, वीपीएन के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल में टिकटॉक ऐप के साथ सिम भी डाली हुई है और साथ में आप वीपीएन लगा के
अगर यूएसए को टारगेट करना चाहते हैं या अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि टिकटॉक ऐप आपके पास सिम डिटेक्ट कर लेगी। उसके बाद आप वीपीएन लगाते हो नहीं लगाते हो वो समझो यूज़लेस है, ठीक है। तो जो लोग वीपीएन लगा के टिकटॉक ऐप के साथ वीपीएन लगा के यूज़ करते हैं वो समझो यूज़लेस है। टिकटॉक ऐप के साथ सिम निकाल के हम लोग यूज़ कर सकते हैं या किस डायरेक्ट नॉन पीटीए मोबाइल में। तो ये एक मोबाइल पे मैं चले एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब यूएसए और यूके अकाउंट में आप लोगों ने डिसाइड करना है कौन सा बेस्ट है। यूके बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक मोबाइल पे अकाउंट क्रिएट करके मैं दिखा दूंगा। बाकी इम्यूलेटर का भी वही सीन है, ब्राउज़र में ज़्यादा इजी है। उसके बाद मोड एपीके में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट सीधा जाओ अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई हुई है मोबाइल वाली, और यहाँ मैं इसको मैं अटैच कर दूँगा साथ ही। और ये इस तरह वीडियो है। और बाकी ये एक क्रिएशन वाली जो वीडियो थी ये जो ज़रूरी थी पहले स्टेप वाली, तो आगे जो इसकी वीडियोज़ आने वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन वीडियोज़ में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। जी, अब मैं आ चुका अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने इस मोबाइल में सिम वगैरह निकाल दी हैं सारी, और वाईफाई से कनेक्ट है, और वीपीएन मैंने लगा दिया। वीपीएन लगाने के बाद न्यूयॉर्क मैंने सेलेक्ट किया हुआ। उसके बाद आप लोगों ने टिकटॉक पे जाना। टिकटॉक पे जाने के बाद जाने से पहले आप लोगों ने इसका डाटा क्लियर कर लेना है, ठीक है। डाटा वगैरह मैंने क्लियर किया हुआ। उसके बाद आप लोगों ने टिकटॉक ओपन करनी है। टिकटॉक ओपन करने के बाद आप लोगों ने जाना है सबसे पहले साइन इन वाले ऑप्शन में। वहाँ पे जाके आप लोगों ने यहाँ पे देखना है +1 आ रहा है या नहीं आ रहा। +1 आ रहा है, इट्स मीन के आप लोगों का यूएसए अकाउंट क्रिएट होगा। तो उसके बाद आप लोगों ने साइन अप पे जाना है। साइन अप पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी डेट डाल दें, ठीक है। इस डेट का और आपकी जो मोनेटाइजेशन वाली डेट, उस इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे आप रैंडम कोई भी डाल सकते हैं, और जो वहाँ पे डेट लगी वो आपके आईडी कार्ड से वेरीफाई होकर लगेगी, ठीक है। यहाँ पे मेल डाल दें या नंबर डाल दें। मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे यूज़र यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे अगर कोई भी इश्यू आता है, टू मेनी एरर ये वो, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। यहाँ पे मैं कोई भी वो डाल देता हूँ पासवर्ड, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर कोई भी इशू आ रहा है अकाउंट क्रिएट करते वक्त अगर यहाँ पर, तो आप लोगों ने ड्यूल स्पेस यूज़ करनी है, ड्यूल ऐप यूज़ करनी है। उसमें अकाउंट क्लोन करके उसमें अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है, और हम चलते हैं इसके क्रिएटर्स टूल में। यहाँ पे आप लोग टूल देख सकते हैं, टूल आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसके हम अगर जाएं बैलेंस में, यहाँ पे हमें डॉलर वाला साइन नज़र आ जाता है। तो इस तरह आप लोगों का सिंपल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इस तरह वीपीएन चेंज करके आप डाटा क्लियर करके जिस भी और कंट्री का जो अकाउंट है क्रिएट करना चाहते हो वो भी क्रिएट हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे अगर ये ओपन हो तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अगर अच्छा, ये आ चुका है इसका डॉलर वाला साइन और लाइव। और यहाँ पे आप लगा के मतलब पहले ही देख सकते हो, पे आउट वगैरह लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो यहाँ पे न्यू अकाउंट पे भी। इसके अलावा अगर मोबाइल पे क्रिएट करना है क्रोम पे भी यही सीन है। क्रोम पे अगर हम जाएं, वहाँ पे भी आप लोगों ने लिखना है टिकटॉक। अब वीपीएन कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे भी टिकटॉक वगैरह लिखना है, और वहाँ पे भी इसी तरह आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसको मैं लिख देता हूँ टिकटॉक, और आप वहाँ पे साइन इन विद ट्विटर कर सकते हो, साइन इन विद फेसबुक कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से प्रेस करके ओपन इन अ न्यू टैब यहाँ से ग्रुप में कर लेंगे, तो ये यहाँ पे अलग टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसमें प्रोफाइल में जाता हूँ, यहाँ पर मैं जाके दिखा देता हूँ +1 आ रहा है, तो उससे आगे आप बना लोगे। इसमें भी प्रोफाइल पे चले जाता हूँ मैं, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक की, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके देखते हैं +1 आ रहा है। तो +1 आ रहा है, यहाँ पे इजीली आप साइन अप पे जाओगे, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसी तरह इसी आईपी के थ्रू वीपीएन ऑफ किए बगैर आप एक बार बस अपने टिकटॉक पाकिस्तानी है जो भी है, जो भी यूज़ करना चाहो उस पे जाके लॉगिन कर दो। बार बार आप लोगों ने ये लॉग आउट वगैरह नहीं करना, क्योंकि इस तरह के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं जो ब्राउज़र में क्रिएट हुए हों, फिर आपने आईपी चेंज की हो, फिर आके इधर लॉगिन किया हो ये वो। तो एक बार लॉगिन करके रख दे, वो सेफ रहता है। जी ये क्लास नंबर 2 है टिकटॉक की, और इसके अंदर है बीटा प्रोग्राम क्राइटेरिया। इसका हम देखेंगे साथ में वीडियोस एलिजिबल फॉर रिवार्ड्स, क्वालिफाइड व्यूज़, आरपीएम, और नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड। तो इसमें सबसे पहले यह क्राइटेरिया बीटा प्रोग्राम होगा, और बीटा प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एट लीस्ट 8
18 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 10K फॉलोवर्स होने चाहिए और 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए। वैलिड व्यूज़ होने चाहिए इन द लास्ट 30 डेज़ में। और वैलिड व्यूज़ यानी कि पैनल वाले नहीं होने चाहिए, फेक एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। और या फिर रीपोस्ट वाले जो भी, अगर कोई वीडियो नॉट फॉर यू फीड वाली है, क्वालिफाई नहीं कर रही फॉर यू फीड को, तो उसको आप जो है बार बार शेयर करके रीपोस्ट करके जो व्यूज़ वगैरह लेते हो वो भी इस चीज़ में काउंट होते हैं। और वो बाद में आपका अकाउंट रखते तो अप्रूव हो जाता है, बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि कंटेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि कोई भी वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए हिस्ट्री में, यानी कि 30 डेज़ अगर आपको कोई वॉयलेशन आई है तो वो 30 डेज़ तक होगी, या फिर 90 डेज़ तक, या 60 डेज़ तक। तो वो आपके पेज पर नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति तो अप्रूव हो जाएगा लेकिन बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो किसी किस्म की वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए। और ये नीचे भी लिखा हुआ है कि आपका इस अगर कोई भी वॉयलेशन है या आप ऊपर वाली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे तो आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेकंड, अगर आपका अप्लाई हो गया अकाउंट आपका, उसके बाद आपने जो वीडियोज़ अपलोड करनी है वो कौन सी करनी है और वो किस तरह की होंगी, उनका क्या क्राइटेरिया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, उसमें ये है कि सबसे पहले हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। हाई क्वालिटी मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि आप क्या नाम है उसका 4K वाली अपलोड करें या HD में। इस यहाँ पे इसका हाई क्वालिटी का मतलब है कंटेंट हाई क्वालिटी होनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए, और यह कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए इसमें। तो सेकंड चीज़ क्या है कि ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, कॉपीराइट वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू आइडियाज़ एंड ओरिजिनल एडिट्स टू बी प्री एग्जिस्टिंग कंटेंट, यानी कि आप कोई भी अगर कंटेंट अगर टिकटॉक से उठाते हैं तो उसको अपनी 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 उसमें वैल्यू ऐड करके या अपनी कोई एफर्ट या क्रिएटिविटी उसमें पुट करके आप उसको अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है टिप्स में कि हाई डेफिनेशन वीडियो जो होती है वो यानी कि स्किल्ड वाली फिल्मिंग, एडिटिंग, क्रिएटिविटी मौजूद हो, उसमें इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो, ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई हैं आप लोगों को। साथ में लिखा हुआ क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम, ठीक है, डज नॉट इंकरेज लिपसिंग कंटेंट। ये चीज़ आप माइंड में रखनी है, ठीक है। ये टिकटॉक खुद बता रहा है, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, ठीक है। और ना ही मैं यह कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और लोग तो इन चीज़ों के, ये जो टिकटॉक खुद सिखा रहा है इन चीज़ों के कह लें आप पेड वीडियोस, पेड कोर्सेज, या फिर इसके चार्जेस दे के सीख रहे हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ लिपसिंग कंटेंट, म्यूज़िक वीडियोस या म्यूज़िक क्लिप, स्टैंड अप वीडियोस, ठीक है, पर्सनल व्लॉग, रियलिटी शो, ठीक है। इन चीज़ों पे जो है टिकटॉक जो है क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम को अलाउ नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ये इसने खुद लिखा हुआ है इंकरेज, डज नॉट इंकरेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो इस चीज़ को देख ले साथ में। उसके अलावा देखें तो जो मेन क्राइटेरिया है इसका वो ये है कि वीडियोस 1 मिनट होनी चाहिए या उससे लॉन्ग होनी चाहिए। सेकंड जो होगा कि जो वीडियो क्वालिफाई होगी रिवार्ड के लिए, तो उस वक्त तक क्वालिफाई नहीं होगी जब तक उस पर 1K व्यूज़ नहीं आते। 1K व्यूज़ आएंगे उसके बाद जाके उस पर अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद डुइट स्टिच वीडियोस, फोटो मूड ये वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर एडवर्टाइजमेंट है या प्रमोशन है इस तरह की, तो वो वैसे भी क्वालिफाई नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास है बीटा प्रोग्राम क्वालिफाइड व्यूज़, ठीक है। वीडियो एलिजिबल भी हो गए, उसके बाद जो व्यूज़ आएंगे, ठीक है, क्वालिफाइड व्यूज़ 10K व्यूज़ आएंगे, उसके बाद जो व्यूज़ आएंगे वो कौन से होने चाहिए, यानी कि 10K जब होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10K यानी 1K जब इसमें व्यूज़ आएंगे तो वो क्वालिफाइड में काउंट हो जाएगी वीडियोज़। उसके बाद ये है कि क्वालिफाइड व्यूज़ के अंदर 10K यहाँ पे 1K यहाँ पे लिखा हुआ व्यूज़ फ्रॉम फॉर यू फीड वाले होने चाहिए, वो वाले व्यूज़, ठीक है। जो 1K व्यूज़ आएंगे जिन पे अर्निंग होना शुरू होगी वो फॉर यू फीड से होने चाहिए, वो खुद ब खुद आ जाएंगे, उसका मसला नहीं है। उसके बाद वॉच टाइम एटलीस्ट 5 सेकंड होनी चाहिए, वो भी 5 सेकंड आ जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है व्यूज़ विद डिसलाइक्स आर नॉट कंसिडर। डिसलाइक यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि एक तो उस पर टिकटॉक पे अगर हम देखें तो सिर्फ लाइक का ऑप्शन है, और डिसलाइक यानी कि जो नॉट इंटरेस्टेड होती है। आप जब शेयर पे क्लिक करोगे नीचे नॉट इंटरेस्टेड लिखा होगा, वो डिसलाइक है इसका, ठीक है। ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ है मल्टीपल व्यूज़ फ्रॉम सेम अकाउंट आर ओनली, यानी कि एक ही अकाउंट से आप मल्टीपल टाइम व्यूज़ दे रहे हो उसको, तो वो एक ही काउंट होगा। बाकी लिखा होगा वही चीज़ें लिखी हुई हैं, एड्स, प्रमोशन, स्पॉन्सर वगैरह इस तरह की वीडियोस जो है रिवार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं होंगी। और नीचे एक और चीज़ लिखी है ओनली व्यूज़ फ्रॉम फॉर यू फीड आर कंसिडर। जो वीडियो आपके फॉर यू फीड से जो व्यूज़ आएंगे
जिस वीडियो पे, तो वही आपके व्यूज़ जो है क्वालिफाई होंगे। आप जब आपका डैशबोर्ड आएगा, मिलेगा आप लोगों को जब बीटा प्रोग्राम का, उसके अंदर क्वालिफाई व्यूज़ और नॉन क्वालिफाई व्यूज़ वो दोनों लिखे होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आरपीएम पे। आरपीएम भी एक ज़रूरी है चीज़, इसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे टिकटॉक इसके बारे में क्या कहता है। यहाँ पे इसने लिखा हुआ टोटल प्ले, ठीक है, वीडियो के टोटल पे कितनी बार प्ले हुई है उस पर डिपेंड करता है आरपीएम। उसके बाद लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ वीडियो, के वीडियो कितनी वॉच हुई है, कितनी फुल वॉच हुई है या नहीं हुई, क्योंकि फुल वॉच होगी तो हो सकता है उसमें 2-3 एड्स चलें। अगर कोई थोड़ी सी वॉच कर रहा है, एक एड्स भी नहीं चले, उसका व्यूज़ तो वो दे देगी, लेकिन क्या नाम है, एड्स उस पर नहीं चलेगा तो अर्निंग भी नहीं होगी। तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि फुल वीडियोज़ की जो परसेंटेज है उस पर डिपेंड होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि हाईली इंगेज फॉलोवर, उस पर भी लिखा हुआ है। और इंगेज फॉलोवर इस पे ये है कि कितने लोग जो फॉलोवर हैं वो आपकी हर वीडियोस का यानी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्यूवर्स लोकेशन। व्यूवर्स लोकेशन यानी कि किस लोकेशन से आपके व्यूज़ आ रहे हैं उस पे डिपेंड होगा, उस पे इस पे, यानी कि यूएसए के आ रहे हैं तो वहाँ से अर्निंग आरपीएम वहाँ का ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि आप पाकिस्तानी लोकेशन से अपलोड कर रहे हैं तो आपका वो आरपीएम हाई नहीं होगा। यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ व्यूवर्स लोकेशन, यानी ऑडियंस की जो ट्रैफिक आपकी आएगी ना, जो आपकी वीडियोस पे आप जाके देखोगे जब उसकी डिटेल में स्टैट्स में, तो वहाँ पे आप लोगों को व्यू नज़र आ जाएंगे कि आपने आपके कौन से व्यूज़ आए, किस कंट्री के व्यूज़ आए। ये उन व्यूज़ की बात हो रही है, बाकी आप पाकिस्तानी लोकेशन से टारगेट कर सकते हो यूएसए को, ठीक है। तो ये व्यूवर्स की बात हो रही है, ये अपलोडिंग की नहीं हो रही। तो जहाँ जिस कंट्री के व्यूज़ आएंगे यानी कि उस कंट्री के वहाँ पे एड्स चलेंगे, उसके बाद आरपीएम उसका ज़्यादा होगा। व्यूवर्स एडवर्टाइजिंग वैल्यू टू अवर प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये वही चीज़ लिखी है जो इसमें मैंने डिस्कस की है, ठीक है। उसके बाद हमारा है वीडियोस नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये टिकटॉक में मेंशन नहीं है इसके हवाले से। और ये अगर आपके वीडियोस पे ये आ जाए, सबसे पहले तो ये कोई टिकटॉक की वोलेशन नहीं है कि ये आपका इसका कोई अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो, डिस्क्वालीफाई से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये ना फॉर यू फीड, नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड, मतलब कि एक टिकटॉक के दो फेजेस आप कह लें, या दो आप कह लें कोई उसके स्टेप हैं, या दो फेजेस बेहतर रहेगा, ठीक है। एक फेज़ में ये होता है कि नॉर्मल वीडियो चलती रहती है, आपके फॉलोअर वगैरह को नज़र आती है। दूसरा, जब वायरल करनी हो टिकटॉक का, उसे फॉर यू कहता है वो। तो फॉर यू फीड के लिए आपकी वीडियो वीडियो जो है एलिजिबल नहीं है। बाकी अकाउंट पे आपकी वो चलती है, वो ठीक है, उर्दू को है। और अगर कोई और वायलेशन है तो वो टिकटॉक वैसे ही उसको गाइडलाइन स्ट्राइक देकर रिमूव कर देता है। तो हर वीडियो ओरिजिनल क्रिएटर है वो भी अगर कोई एक्टिविटी किसी और कंट्री को बुली वगैरह करता है, जो वायलेशन होती हैं उसकी, उन चीज़ों को वो करता है, तो वो वीडियोस उसको उड़ा देगा, ठीक है, ओरिजिनल वीडियो को भी। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी ओरिजिनल वीडियो पे भी नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आता है इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो इसका ताल्लुक आपके बीटा प्रोग्राम से नहीं है, ठीक है। ये आपके अगर आपकी प्रोफाइल में मौजूद है, इसके होते हुए भी आपका अप्लाई हो जाता है और अप्रूव भी हो जाता है। तो इसका ताल्लुक सिर्फ फॉर यू फीड तक है। फॉर यू फीड में क्वालिफाई होती है तो ठीक है, नहीं होती तो भी कोई मसला नहीं है। उसके अलावा अगर 1 मिनट से ऊपर है वीडियो, तो वो वैसे भी डिस्क्वालीफाई में काउंट होगी, वो आपको डिलीट करनी पड़ेगी। अगर 5 टाइम डिस्क्वालीफाई आ गया तो अकाउंट उठ जाता है, और बाज़ टाइम 5 टाइम से ज़्यादा भी हो जाता है फिर भी नहीं उठता। उस पे अभी हम इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, वो मैं शेयर भी नहीं करना चाहता अभी। और ये है कि फॉर यू फीड जो है जब आपकी वीडियोस 1 मिनट से कम होगी, फॉर यू फीड तो लिखा आ जाएगा, लेकिन वो वीडियोस क्वालिफाई में काउंट नहीं होगी। जो वीडियो 1 मिनट से कम है वो वैसे भी क्वालिफाई नहीं होगी, उसके बाद डिसक्वालीफाई तो दूर की बात है, ठीक है। तो ये एक था सेकंड क्लास से टिकटॉक की। आगे इंशाल्लाह आगे थर्ड क्लास में हम देखेंगे सारी वायलेशन वगैरह। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। जी, टिकटॉक सेशन नंबर 3 है ये, और इसमें हम लोग देखेंगे टारगेट किस तरह करते हैं ऑडियंस को, उसके बाद वायलेशन क्या होंगी कंटेंट पे, उसके बाद हम मल्टीपल टाइम पोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद फॉर यू फीड नॉट एलिजिबल वाली, उसके बाद ऑटो स्क्रॉलिंग क्या हम कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, फॉलो अनफॉलो एसएसएन वाला आइडेंटिटी इसके क्लियर करेंगे, मेल एड्रेस को क्लियर करेंगे, बर्थडे को अगेन हम क्लियर करेंगे, उसके बाद स्ट्राइक पे पड़ती हैं जो वीडियोज़ का उसका क्या सीन है, उसके बाद ज़ीरो व्यूज़ है, उसके बाद हमारे पास है शेडो बैन, उसके बाद क्लास नंबर 4 है जो कंटेंट के रिलेटेड होगी। उसके बाद उससे पहले अगर हम देखें, फर्स्ट में हमने देखा था कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, सेकंड हम कौन सी वीडियोज़ एलिजिबल होंगी और कौन से व्यूज़ फिर एलिजिबल होंगे, उन पे आरपीएम कितना होगा, तो उसके बाद फॉर यू फीड क्या इसके रिलेटेड है या नहीं।
तो वो चीज़ें हमने देखी थी। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि हम किस तरह का कंटेंट डालेंगे और ऑडियंस को किस तरह टारगेट करेंगे और किन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान को टारगेट करने की, पाकिस्तान पे आपको आरपीएम ज़रा बहुत कम मिलेगा, तो ज़रा मोस्ट लोग ये चाहेंगे कि वो प्रीमियम कंट्री को टारगेट करें। प्रीमियम कंट्री को जो है टारगेट करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन या आईपी या कोई वीपीएन की ज़रूरत नहीं है, या फिर लोकेशन मैटर नहीं करती, यानी कि आपका कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट में ये होगा कि आपकी लैंग्वेज मैटर करेगी, और लैंग्वेज आपकी चाहे कैप्शन में लिखी है, आपने वीडियो के ऊपर लिखी है, या फिर आपके वॉइस में इन्वॉल्व है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज या प्रीमियम कंट्री की कोई भी लैंग्वेज, तो वो आपको उसी कंट्री के व्यूज़ देगी या उसी कंट्री की ऑडियंस आप तक पहुँचेगी। उसके अलावा ये है कि कंटेंट वायलेशन यहाँ पे क्यों ऐड है, क्योंकि कंटेंट वायलेशन अगर होगी तो आपके अकाउंट पर अगर होगी तो आपका अकाउंट मोनेटाइज भी नहीं होगा उस टाइम तक, जब तक वो रिमूव नहीं हो जाती। उसके बाद जो कंटेंट वायलेशन आती है वो किन वजह से आती है, एक तो हमारा होता है 18+ कंटेंट कह लें, उसके बाद हरासमेंट कह लें, डिफेम कह लें, किसी कंट्री को डाउन करने या किसी कंट्री के ऊपर आप बात करें या उसको बुली करें या कोई भी और चीज़ नेगेटिविटी फैलाएं, उस कंटेंट से आती है। तो उस कंटेंट से आपके अकाउंट पे वायलेशन आती है। हो सकता है जब आप वीडियो पोस्ट करें उस टाइम ना हो आपके कंटेंट पे, लेकिन बाद में आपके जब वीडियो वायरल होती है तब मोस्टली आपको इस तरह की वायलेशन देखनी पड़ जाती है। तो कंटेंट पोस्ट करने से पहले आप कंटेंट को अपने इन चीज़ों से दूर रखें या इन चीज़ों को चेक कर लें पहले। उसके बाद मल्टीपल टाइम पोस्टिंग से भी आपको वायलेशन आ सकती है। मल्टीपल टाइम पोस्टिंग यानी कि आपने एक ओरिजिनल वीडियो बनाई है, एक बार डाली, आपने देखा व्यूज़ नहीं आ रही, डिलीट कर ली, फिर वापस डाली, तो उससे भी आपको वायलेशन और नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड देखने को मिल जाए। सबसे पहले तो नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड देखने को मिल जाएगा, वो इसलिए कि अब ये नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड ये कोई टिकटॉक के लिए वायलेशन नहीं है, इस पर टिकटॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके अकाउंट पे। सिर्फ ये होगा कि एक फॉर यू फीड एक आपकी कह रहे हैं वायरल फेज़ है टिकटॉक का, जहाँ पे वो वीडियोस आपके वायरल करता है, तो उस वायरल के जो फेज़ है वहाँ के लिए आपकी वीडियो एलिजिबल नहीं होगी, चाहे वो आपकी कॉपीराइट वीडियो या दूसरी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड। और इसका चक्कर ये है कि इसका चक्कर आपकी मोनेटाइजेशन नहीं है, ठीक है, ये आपके ओरिजिनल कंटेंट पे भी आ जाता है, इसका कोई इशू नहीं है। और अगर व्यूज़ कम है तो इसको प्राइवेट कर लो या डिलीट कर लो, वरना इन वीडियोस पे आपको मिलियन में व्यूज़ भी देखने को मिलते हैं, उसको आप रख सकते हो। उसके बाद हमारा है टिकटॉक ऑटो स्क्रॉलिंग। टिकटॉक ऑटो स्क्रॉलिंग में मोस्टली लोग ऑटो स्क्रॉल करते हैं और उधर कंट्री या उधर कंटेंट्स जो अपने नीच के मुताबिक होते हैं उनको जो है लाइक करते हैं और उनके वीडियोस देखते हैं और उनका मतलब कंज्यूम करते हैं सारा डाटा, और ये है कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और ये समझते हैं कि उनका दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करके वो अपने अकाउंट की रीच हाई कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टिकटॉक ऑलरेडी एक स्क्रॉलिंग प्लेटफॉर्म है, इसको आप जितना स्क्रॉल करें ठीक है आपको उतना ही दिखाएगा, इसका आपके रीच या आपके अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप अपने अकाउंट पे जो अपने कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें बजाय कि दूसरों को लाइक फॉलो करते हुए। उसके बाद हम लोग मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, तो हम मल्टीपल अकाउंट्स हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसको हम टिकटॉक के नज़र से देखते हैं, टिकटॉक इसको लेके क्या कहता है। तो टिकटॉक ये कहता है कि सबसे पहले लिखा है कैन वी क्रिएट न्यू अकाउंट आफ्टर आफ्टर अ बैन। सबसे पहले टिकटॉक लिखा है कि यस यू कैन क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स ऑन टिकटॉक। आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो टिकटॉक पे, और अगर आप टिकटॉक की ऐप पे जाओ वहाँ पे आपको 8 अकाउंट ऐड करने की ऑप्शन मिलती है। लेकिन इन्होंने शर्त ये रखी हुई है टिकटॉक मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने की। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक अकाउंट बैन होता है मल्टीपल वायलेशन की वजह से परमानेंटली बैन होता है तो आप उसी पर दूसरा अकाउंट बनाएं। तो ये टिकटॉक है ये कि अगर आपका बैन होता है या रिस्ट्रिक्शन लगती है या किसी वजह से आपका अकाउंट उड़ जाता है तो आप उसी ऐप पे जब बनाओगे तो हो सकता है वो आपका अगला अकाउंट भी उड़ जाए। तो उस वे में आप मल्टीपल अकाउंट बना के यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, हो सकता है वो आपका उड़ाएं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद ये है कि यूज़ आप कर सकते हैं, वो किस वे में कर सकते हैं, एक अकाउंट बना रहे हो आप फिर यूज़ कर रहे हो वो चल रहा है, दूसरा भी बना के यूज़ कर सकते हैं, तीसरा भी, इस तरह 8 अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये है कि अकाउंट पे कोई इस तरह बैन शैन इतना नहीं पड़ता, लेकिन आप 8 अकाउंट यूज़ कर सकते हो। फेयर यूज़ मैंने लिखा हुआ कि आप वैसे तो 8 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक अकाउंट पे आपके पड़ गई आप उसकी वजह से दूसरा बना रहे हो तो दूसरे भी चांसेस हैं कि आपको पड़ सकती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि फॉलो अनफॉलो ये कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं है, ये मोस्टली आता है अकाउंट प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आपका अकाउंट स्पैमिंग या सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट ना हो, जिस तरह फेसबुक पे होता है जैसे न्यू अकाउंट बनाते हैं फॉलो और अनफॉलो नहीं होता था पहले, अब तो है उन्होंने कोई और रीज़न भी डाल दिया उसमें।
तो ये अकाउंट प्रोटेक्शन के लिए होती है, ताकि लोग जो है 200-300 फॉलो करते हैं एकदम से न्यू अकाउंट बना के, तो वो उसकी वजह से उनके अकाउंट सस्पेंड ना हो। तो ये अकाउंट प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसका आपके रीच के साथ कोई तल्लक नहीं होता, ये बाद में ठीक हो जाता है। उसके बाद वेरिफिकेशन में हमें चाहिए होता है एसएसएन और आइडेंटिटी। एसएसएन और आइडेंटिटी में लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि ये कोई एक चीज़ है। अब सबसे पहले एसएसएन जो होगा, इसमें जो लीगल इन्फॉर्मेशन होगी वही आपकी जो है कन्फर्म होगी टिकटॉक की तरफ से, ठीक है, वेरिफिकेशन उसकी डन होगी। और इसमें ये होता है कि नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, एड्रेस होता है, और एसएसएन यानी कि सीएनआईसी नंबर होता है उसका। तो ये आपको यूएसए वाले अकाउंट में डालना पड़ता है, यूके में आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद आइडेंटिटी जो होती है वो आपकी एज होती है, जो आपके आईडी कार्ड से जो है आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तब भी आपकी पाकिस्तानी आईडी से होगी, और अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में बेशक अगर टिकटॉक बैन में, फिर भी आपको इंडियन आईडी कार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर भी हो जाएगी। तो वो सिर्फ एज को जो है आइडेंटिटी करेगा और कंफर्मेशन करेगा कि आप 18 साल के हैं या नहीं। इसको मैं आगे भी बताऊंगा। उसका पर्सनल मेल में लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि पर्सनल में जब हम अप्लाई करते हैं बीटा प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पे हम जो पर्सनल मेल डालेंगे वो पेपाल वाला होना चाहिए। तो पेपाल वाला नहीं होना चाहिए, ये आपको मिसगाइड किया गया। आप लोग वहाँ पे अपना कोई भी अपना पर्सनल मेल जो आपका एक्टिव है वो डाल सकते हैं, जिस पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह रिसीव होंगे। इसका वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब जो डेट ऑफ बर्थ है इसको मैं टिकटॉक के व्यू से मैं आपको बता देता हूँ टिकटॉक इस पर क्या कहता है कि आपकी एज 18 साल काउंट किस तरह होगी, या हम वो उसको कंफर्म किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ डू आई कंफर्म आई एम 18 ईयर ओल्ड। तो या इस पे टिकटॉक ने क्या लिखा हुआ है नीचे कि हम आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तब आप जब जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उसके बेस पे आपको पता लगेगा कि आप 18 साल के हैं या नहीं है। तो ये कंफर्मेशन उसी टाइम हो जाती है। अब अगर आप 18 साल के हैं, आगे आपको पासपोर्ट डालने को बोलेगा, यूज़र नेम डालने को बोलेगा, और अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप 18 साल के नहीं है तो वो एज आ स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट होगा। आप उसको 18 साल से कम डाल के देखें, 2007-8 डाल के देखें, क्योंकि 18 साल से कम ही बन रहे हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ और दूसरी डेट ऑफ बर्थ जो है, जो आईडी कार्ड से कंफर्म होगी, यानी कि बीटा प्रोग्राम के लिए, ये दोनों मैच होना ज़रूरी नहीं है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए भी, फॉर द क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम we will ask you to provide COVID issue ID card to verify your age when you apply for participation। तो इसका यह है कि आप जब बीटा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तब जब हम आपकी एज वेरीफाई करेंगे वो आपके आईडी कार्ड से करेंगे। तो वो आईडी कार्ड वाली डेट और आपकी जो 18 साल वाली है, ये दोनों मैच होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है स्ट्राइक ऑन वीडियो। स्ट्राइक पढ़ सकती हैं आपको वीडियोस कंपनी स्ट्राइक, यानी कि म्यूज़िक हो गया, ड्रामाज हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट पे पड़ती है। उसके बाद कोई और अगर कंपनी है, टीवी या रियलिटी शो हो गए, उन पे स्ट्राइक पड़ती हैं। वैसे आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आपको वायरल होगा अकाउंट और वो उस पर आपको स्ट्राइक मिल जाएगी। और क्रिकेट पे भी मिलती है। और इसका ये है कि स्ट्राइक काउंट किस तरह होगी। स्ट्राइक अगर हम पीएसएल की वीडियो डालते हैं तो 10 वीडियो अगर डाली हैं पीएसएल, 10 वीडियो 10 की 10 उड़ा दी हैं, तो वो पीएसएल की तरफ से एक ही स्ट्राइक काउंट होगी। आपकी जो अकाउंट है उस पर एक स्ट्राइक काउंट हो जाएगी। तो 5 जब काउंट होंगे तो आपका अकाउंट आपका बीटा प्रोग्राम से रिमूव हो जाएगा और अकाउंट भी परमानेंटली बैन हो सकता है। तो ये है कि आपकी जो पीएसएल से एक काउंट होगी, बेशक उनकी आपने एक वीडियो डाली है या 10 वीडियो डाली है, एक ही टाइम पे अगर उन्होंने स्ट्राइक मारी तो वो एक ही काउंट होगी। आईसीसी अगर आपको स्ट्राइक मार रहा है तो वो आपकी दूसरी काउंट होना शुरू हो जाएगी। इस तरह अगर कोई और कंपनी है वो तीसरी, इस तरह। तो उनकी जितनी वीडियो डालोगे एक ही टाइम पे अगर स्ट्राइक पड़ जाए तो वो उनकी एक ही काउंट होगी। उसके बाद हमारे पास टेम्प्रेरी बैन जो कि 0 व्यूज़ अक्सर प्रॉब्लम आती है, और ये इसलिए होता है, ये अक्सर उस वक्त देखने को मिलता है जब हम लोग अकाउंट अपने ब्राउज़र या वीपीएन लगा के क्रिएट करते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है, वो एक ये टेम्प्रेरी बैन 24 घंटे के लिए होता है, और मोस्टली जो है 24 घंटे से पहले ही फिक्स हो जाता है। तो आपका अगर कोई भी अकाउंट है जिस पे एकदम से 0 व्यूज़ आ रहे हैं तो उसको आप 1-2 दिन बाद ट्राई करें, उस पर आपके व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये टेम्प्रेरी बैन और ज़ीरो व्यूज़ का जो तल्लक है टेम्प्रेरी बैन से, या ये मोस्टली आपको न्यू अकाउंट पे देने को मिल जाता है, इसका कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद शैडो बैन आपके वायलेशन से पड़ता है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है अकाउंट पे, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन शैडो बैन पड़ता है 14 डेज़ तक, 14 डेज़ के बाद आपका फिक्स हो जाता है। लेकिन ये मोस्ट इतना रेयर नहीं है कि आपको हर अकाउंट पे पढ़ना शुरू हो जाए। ये बहुत कहीं क्या लें आप, बहुत मुश्किल से किसी अकाउंट पे पड़ेगा, वैसे आपको नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक थी वीडियो, और अगली वीडियो हम देखेंगे कंटेंट क्रिएटर पे, इस पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो देखेंगे, और फिर मिलते हैं आगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। टिकटॉक सेशन नंबर 4। इसमें आज हमारे साथ है कंटेंट वायरल किस तरह करना है, और उसके साथ अकाउंट डिस्क्वालीफाई क्यों होते हैं और रिजेक्ट क्यों होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
तो सबसे पहले ये है कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसमें वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को पेड में भी नहीं सिखाई जाती, बल्कि पेड वालों को पता होगा तो वो सिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहला ये है कि कंटेंट वायरल किस तरह करना है। उसके लिए हमारे हुक्स होती हैं, वो वीडियो में होती है, ऑडियो में होती है। उसके बाद विजुअल हुक कह लें, टेक्स्ट वगैरह जो होते हैं, टेक्स्ट वगैरह यानी कि विजुअल हुक पे अगर हम बात करें, ये है कि हमारे पास इस तरह जो लिखे होते हैं, वेट फॉर इट या वेट फॉर एंड या वॉच अनटिल द एंड, तो ये चीज़ें हम लोग वीडियो के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है, और कैप्शन में भी डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि जो भी हमारे 200-300 व्यूज़ आते हैं, जो भी थोड़े बहुत लोग देखते हैं, वो इसका जो भी लिखा था उसको देख के वेट करते हैं, या वेट फॉर एंड लिखा होगा तो वो वेट करेंगे उसमें कुछ लोग। तो इस तरह करके हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है, जिसकी वजह से जो व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं और आते रहते हैं कंटिन्यूसली। और उसके बाद हमारा म्यूज़िक है। अब म्यूज़िक में क्या हुक होती है कि म्यूज़िक जो ट्रेंडिंग म्यूज़िक चल रहे होते हैं उनमें ऑलरेडी हुक होती है, यानी कि बीच में से शुरू हो जाते हैं, कहीं इंटरेस्टिंग पार्ट से शुरू हो जाते हैं ट्रेंडिंग म्यूज़िक अक्सर। तो वही एक म्यूज़िक की हुक होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंडिंग म्यूज़िक। उसके बाद ये वीडियो हुक जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, यानी कि क्या होने वाला है वीडियो के अंदर, तो व्यूवर जो है उसको कैच करता है और उसको देखता रहता है एंड तक। तो ये होती है एक थर्ड चीज़। उसके बाद लॉन्ग वीडियोस, यानी कि शॉर्ट्स वीडियोस ज़्यादा वायरल होती हैं, लॉन्ग ज़्यादा होती हैं। तो शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों वायरल होती हैं, लेकिन जो है शॉर्ट्स का यह है कि वो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाती हैं। हो सकता है 10K पे हो जाए, हो सकता है 5K पे हो जाए, हो सकता है 700-800 तक हो जाए। तो लॉन्ग वीडियोस का ये होता है कि जो 40 सेकंड तक आप लॉन्ग वीडियोस को काउंट कर सकते हैं, 40 सेकंड से आगे भी, और 1 मिनट मिनट तक भी। और ये है कि 40 सेकंड की जो ऊपर वीडियोस होगी वो आपकी ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस में काउंट होगी। टिकटॉक उसको प्रमोट करता है, और टिकटॉक ये खुद भी आपको नोटिफिकेशन देता रहता है कि आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करें। और इसको लॉन्ग वीडियोस को टिकटॉक खुद प्रमोट करता है, और इसका ये है कि इस पर स्टक नहीं होते व्यूज़, और ये कि आते रहते हैं, मंथ बाद भी आते रहते हैं कंटिन्यूसली, जितने भी आ रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ मैटर करती है टिकटॉक पे, टाइमिंग मैटर करती है। अब टाइमिंग जो है कि फेसबुक पे उस तरह तो नहीं करती, लेकिन टिकटॉक पे करती है। टिकटॉक पे ऐसे है कि जैसे मैं अगर आपको पाकिस्तानी अकाउंट की एक मिसाल दूं, कि मैं सुबह अपलोड करता हूँ। सुबह अपलोड करने की वजह क्या होती है कि 200-300 व्यूज़ तो किसी टाइम पे भी अपलोड करवा जाते हैं। तो सुबह अपलोड इसलिए करता हूँ ताकि दिन पूरा जो है लोग टिकटॉक पे एक्टिव होते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं, एक बैलेंस बना रहता है। और वो आते रहते हैं, शाम जैसे ही होती है मोस्टली लोग ज़्यादा एक्टिव होना शुरू होते हैं, और रात होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब जितनी लिमिट होती है वहाँ तक एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग आ जाते हैं। तो वीडियो वायरल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब 1-2 बजते हैं तो फिर जो एक्टिव यूज़र हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और व्यूज़ भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि आप सुबह अपलोड करेंगे तो आस्ते आस्ते दिन पूरा भी आते रहेंगे, और रात 12 बजे तक भी आते रहेंगे। अगर आप रात को अपलोड करने वाले बंदे हैं 10 बजे या 11 बजे, तो वो जैसे अपलोड करेंगे 200-300 व्यूज़ तो आएंगे, हो सकता है 400 पे चल जाए, 500 पे चल जाए, लेकिन 12 के बाद या 1 के बाद वो फिर डाउन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक्टिव यूज़र नहीं होंगे टिकटॉक पे, तो देखेगा कौन। तो इसी तरह सुबह से अगेन शुरू हो जाते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है मेरा खुद का कि सुबह अपलोड करें, दिन पूरा भी आते रहेंगे बेशक, और रात को हो सकता है वायरल निकल जाए। तो ये एक था टाइमिंग वाला इशू, यहाँ पे टिकटॉक पे मैटर करता है। और उसके बाद हम लोग बात करें अगर अकाउंट डिस्क्वालिफिकेशन की, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ, दो रीज़न होती है मेरे ख्याल से। एक तो अनओरिजिनल कंटेंट होता है, और एक अनओरिजिनल कंटेंट के साथ जो हमारा होता है सिक्योरिटी इशू, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी इशू में यह है कि अब सबसे पहले तो लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि हम लोग पता नहीं मोड यूज़ कर रहे हैं, या वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, या एमुलेटर में यूज़ कर रहे हैं, या ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हैं, तो ये डिस्क्वालीफाई हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये एक टिकटॉक का सोर्स है, ठीक है, इसमें से यूज़ करने का सोर्स है, इसमें से किसी भी चीज़ के साथ जो है आपका अकाउंट सिक्योरिटी इशू की वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं होता। हाँ, इन डिवाइसेस की वजह से ये होगा, या आप मोड यूज़ कर रहे हैं, या आप इमिडिएटर यूज़ कर रहे हैं, या वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, या ब्राउज़र यूज़ करेंगे, इनकी वजह से अगर इनमें कोई इशू आता है या कोई भी एक्टिविटी सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होती है, तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड होगा, ना कि डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है। सिक्योरिटी इशू आता किस वजह से, या फिर आता आपकी फ़ेक इंगेजमेंट की वजह से। फ़ेक इंगेजमेंट में हमारा क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो फेक व्यूज़ हो गए, वेबसाइट से जो भी इधर उधर से लगा लिए वो हो गए, और दूसरा क्या नाम है उसका, पैनल वाले हो गए, और तीसरा ये है कि रीपोस्टिंग। रीपोस्टिंग एक लीगल वे है, लेकिन वो स्पेमिंग में काउंट होता है, जिसकी वजह से आपका फेक इंगेजमेंट काउंट होके अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, या फिर वीडियो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। उसका ये है कि जब न्यू अकाउंट होता है उस पर 200-300 व्यूज़ आने होते हैं,
आपको देखा होगा नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड भी आता है बाज़ दफ़ा, लेकिन उन वीडियोस पे व्यूज़ आए होते हैं। जब आप अकाउंट बाय करेंगे वो लोग करते इस तरह है कि वीडियोस डाली कॉपीराइट और दूसरे अकाउंट से शेयरिंग दे दी, जिस पे अब 0 व्यूज़ नहीं टूट रहा होता, उस पर उन्होंने 10 के 10 के वीडियोस लिए होते हैं दूसरे अकाउंट में शेयरिंग कर करके। तो रीपोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी वायरल वीडियो को, किसी एक वीडियो को एक दिन कर लें, किसी दूसरी वीडियो को दूसरे दिन कर लें। हर वीडियो को ये करने से, रीपोस्टिंग करने से वायरल तो हो जाए, लेकिन अकाउंट आपका क्वालिफाई नहीं होगा बीटा प्रोग्राम के लिए। तो उसके बाद हम लोग करते हैं अनओरिजिनल। अनओरिजिनल ये और ये रिजेक्टेड वाला अनओरिजिनल, ये दोनों सेम ही है। और इसमें यह होता है कि हम कॉपीराइट वीडियो डालते हैं, तो कॉपीराइट वीडियो डालने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आ रहा है तो हम उसको डिलीट करके री एडिट करते हैं, अगर नहीं आ रहा तो उसको रख देते हैं। तो इसमें एक मिस्टेक ये है कि कॉपीराइट वीडियोज़ को जब आप एडिट करते हो, सबसे पहले पता किस तरह लगता है कॉपीराइट है, एक जो क्या नाम है उसका, नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड। जैसे ही आप एज इट इज़ जो है वीडियो आप जहाँ से भी डाउनलोड करते हैं इसको अपलोड करें, अगर तो आ रहा है तो इट्स मीन के कॉपीराइट है, अगर नहीं आ रहा तो आपकी वीडियो क्या लेके ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। और ओरिजिनल और कॉपीराइट में क्या फ़र्क है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग समझते हैं बस दूसरी जगह से डाउनलोड किया तो वो कॉपीराइट है। कॉपीराइट ये है कि जो चीज़ पहले अपलोड ना हो प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हो गया या टिकटॉक हो गया, अगर पहले से अपलोडेड नहीं है वहाँ पे, तो वो फेसबुक और टिकटॉक के लिए ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है। आपको पता है आपने डाउनलोड किया, लेकिन टिकटॉक को नहीं पता या फेसबुक को नहीं पता, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि हम लोग एडिट करते हैं, क्या एडिट करते हैं उसमें, स्पीड फॉरवर्ड कर दी, या फिर कर दिया हमने फ्लिप कर दिया, क्रॉप कर दिया, ये चीज़ें करके हम लोग बाईपास कर लेते हैं नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड को, और हम लोग समझते हैं कि हमारी वीडियो ओरिजिनल हो चुकी है। वो ओरिजिनल नहीं होती। अगर आप फेसबुक पे अगर काम कर रहे हो, जिसके पास राइट मैनेजर है उसको पता है, जितनी भी वीडियोस आप एडिट कर लें राइट मैनेजर के अंदर वो डिटेक्ट हो जाती है वीडियो, ठीक है, जितनी भी आपने उस पर एडिटिंग की होगी। और ये है कि एट दी एंड उस पर यह है कि लोग डॉलर बना लेते हैं, लेकिन जो एट दी एंड जो फेसबुक की पॉलिसी है उस पर वो अनओरिजिनल आ जाता है। तो यही सीन इधर भी है आपका, अगर आप अनओरिजिनल आ रहा है, आप एडिटिंग कर रहे हैं इस तरह की, और वो एडिटिंग आप करके आप नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड को बाईपास तो कर लेते हो, लेकिन आपका कंटेंट टिकटॉक पे कॉपीराइट ही होता है, एट दी एंड वो रिजेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये है कि एडिटिंग आप अब करनी किस तरह है, ये वाली एडिटिंग भी अगर नहीं हो रही, फॉर यू फीड को हम बाईपास कर भी लेते हैं तो हमारा उधर से टिकटॉक उसको अनओरिजिनल कंटेंट दे देगा। तो एडिटिंग करनी किस तरह है, वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऐड करने का पता ही नहीं है, वैल्यू आप समझ रहे हो कि बस को क्रॉप कर दी या फ्लिप कर दी, स्पीड आप इंक्रीज़ कर दी, डाउन कर दी, तो वो वैल्यू ऐड है। ये वैल्यू ऐड नहीं है, ये आप उसी कंटेंट को तोड़ मरोड़ एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग वैल्यू किस तरह ऐड करनी है, वैल्यू ऐड करने के लिए टिकटॉक ने भी तरीके बताए हुए हैं, खुद भी आपको पता है कि ऊपर वीडियो लगा दी या साइड पे लगा दी या रिएक्शन वीडियो लगाई या ओवरले में लगा दी, कोई एक और वीडियो आपने अटैच करनी है, वो वैल्यू ऐड में आती है। वो वीडियो आपकी नॉट फॉर यू वाली जो है सेक्शन है उसमें भी बाईपास हो जाएगी, वो भी नहीं आएगा आपकी वीडियो पे, और साथ में कॉपीराइट भी नहीं आएगा, दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ ये कर रहे हो नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आ रहा है आपकी वीडियो पे, आप थोड़ी सी एडिटिंग करके यानी कि क्रॉप वगैरह करके नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड को बाईपास तो कर लोगे, लेकिन वो वीडियो अनओरिजिनल ही रहेगी, ठीक है। फॉर यू सेक्शन के लिए आपकी वीडियो एलिजिबल हो गई है, लेकिन कंटेंट आपका कॉपीराइट ही है, ठीक है। कॉपीराइट कंटेंट ही है तो वो क्वालिफाई नहीं होगा आपकी मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टिकटॉक जो कॉपीराइट कंटेंट जो है वो चलाने नहीं देता, चलाने देता है, लेकिन वो उस पर अर्निंग नहीं करने देता, ठीक है, मोनेटाइजेशन उस पर नहीं करने देता। ये एक थी मेन चीज़ यहाँ पे। और ये है कि ये बिगिनर्स के लिए खास करके, और एडवांस के लिए भी है, ज़रा एडवांस लोगों के लिए, क्योंकि जो है वो ये समझते हैं कि बस एडिटिंग कर ली और नॉट एलिजिबल फॉर यू फिर नहीं आ रहा तो बस ठीक है, वो वीडियो हमारी ओरिजिनल है तो हम उस पर काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये था एक, इसलिए ये 3-4 बार मैंने यहाँ पे अगर आप देखें नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड को मैंने मेंशन किया हुआ है हर वीडियोज़ में। फर्स्ट जो सेकंड वीडियो थी उसमें भी मैंने मेंशन किया था नॉट, इसको मैंने टिकटॉक क्या नाम है बीटा प्रोग्राम के साथ मेंशन किया था। उसके बाद एक और बार यहाँ पे मैंने किया था शायद, इसको मैं अभी याद नहीं है किसके साथ किया था, इसमें भी जिक्र किया है, थर्ड चीज़ इसमें भी जिक्र किया है, ठीक है। तो फॉर यू फीड एक अलग सेक्शन है, उसके लिए आप वीडियो को एलिजिबल कर सकते हो, लेकिन वीडियो कॉपीराइट है बेशक, तो वो फिर कंटेंट आपका जो है रिजेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये है कि फॉर यू फीड एक अलग चीज़ है, कॉपीराइटेड एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो फिर आगे कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आगे हम फिर मिलेंगे वीडियोस में इंशाल्लाह। और ये एक था, ये हुक्स जो थी, हुक्स ये मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये
तो इसमें फ़र्ज़ करें ये है कि वेट फॉर इट, इस पे जो डैश वगैरह लगी हुई हैं, इसमें डैश में आपने क्या करना है कि जो वीडियोस के रिलेटेड चीज़ होगी वो आप लोगों ने डाल देनी है। ये जैसे कि लिखा है आई थॉट दिस वाज डैश बट देन ऐसा जो वीडियोस में होगा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एट द एंड, ये भी आप डाल सकते हैं। लोग एंड तक देखते रहते हैं, इंगेज रहते हैं। मेन मकसद होता है हुक का मतलब ही यही होता है कि लोगों को इंगेज करना। साउंड क्या होता है? साउंड वही होती है कि जो ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं, एकदम रैंडम से बीच में शुरू हुई होती हैं वो, यानी कि वो उन पे हुक होती है, दैट्स वाई वो ट्रेंडिंग पे होती हैं। ठीक है, वो आप ट्रेंडिंग म्यूज़िक यूज़ करें। वीडियोस हुक ये होता है कि इंटरेस्टिंग पार्ट, वीडियोस है इंटरेस्टिंग पार्ट वहाँ से उठा के लगाते हैं। अगर पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं है, हो सकता है उस पर 10K व्यूज़ आ जाए, लेकिन वो रेगुलर जो है रिकमेंडेशन में नहीं जाएगी। हुक लगा हो ना, तो हर न्यू बंदा आ रहा होता है, वो हुक की वजह से जो है इंगेज होता रहता है। तो लॉन्ग वीडियो इसमें ज़्यादा प्रमोट करता है टिकटॉक, उस पर व्यूज़ आते रहते हैं। शॉर्ट्स वीडियो कहीं ना कहीं आपकी स्टक हो जाती हैं, और 200-300 व्यूज़ जिन पे होते हैं उनको डिलीट ना किया करो, उनको रख दिया करो। कहीं ना कहीं वो बाद एक मंथ बाद भी वायरल निकल जाती हैं। उसके बाद डिस्क्वालीफाइड जो होती है वो रीपोस्टिंग की वजह से होता है, अक्सर फेक इंगेजमेंट की वजह से होता है। उसके बाद अनओरिजिनल ये है कि अनओरिजिनल आपकी जो है कॉपी एडिटिंग में मिस्टेक होती है, आप वैल्यू ऐड नहीं करते, सिर्फ आप वो कर देते हो, स्पीड अप कर देते हो, या फिर आप कर देते हो उसको फ्लिप वगैरह कर देते हो। तो वैल्यू ऐड करें, ठीक है, आपका नॉट एलिजिबल फॉर फॉर यू फीड भी हट जाएगा और कंटेंट भी ओरिजिनल हो जाएगा। अगर आप इसी तरह नॉर्मल एडिटिंग करते हैं, फ्लिप वगैरह करते हैं, तो आपका एलिजिबल हो जाएगी फॉर यू फीड के, लेकिन कंटेंट जो है आपका पकड़ा जाएगा बैकएंड पे, वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।